हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उत्कर्ष श्रीवास्तव। और हम लोग नीट की बायोलॉजी पढ़ रहे थे और आज है बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2। और हम लोग लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके थे? केमिकल एनालिसिस किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और उसके बाद पढ़ा था हम लोग ने एश एनालिसिस मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। दो चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। और फिर उसके बाद आज हम लोग देखेंगे, पहले तो मेटाबोलाइट्स के बारे में देखेंगे। मेटाबोलाइट्स उसी को बायोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड के बारे में। तो पहले मेटाबोलाइट्स के बारे में देख लेते हैं। मेटाबोलाइट्स मेटाबोलाइट्स बेसिकली होता क्या है? जो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं उससे उसका जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बनता है उसी को मेटाबोलाइट्स बोला गया। मेटाबॉलिज्म से जो हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बन गया उसको क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। ठीक। अब वो मेटाबोलाइट्स प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? ये सभी में यूनिवर्सल होता है, मतलब ये सभी में पाया जाता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूनिवर्सल होता है, मतलब ये हर ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आपकी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है? ये कुछ प्लांट्स में, फंगस में और माइक्रोब्स में ही मिलेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केवल प्लांट्स में, फंगस में और सब माइक्रोब्स में ही मिलेंगे। इससे क्या बनता है? जितने भी ड्रग्स होते हैं और एल्कोलॉइड्स, पिगमेंट, सेंट्स, चिली, ये सारी चीजें हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएंगी। ये यूनिवर्सल नहीं होता है। मेटाबोलाइट्स क्या बताया? जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चलता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म चलता है उसका जो प्रोडक्ट बनता है, मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बना उसी को क्या बोला गया? मेटाबोलाइट्स। लिख लेंगे मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स या इसी को बोला गया बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल कितने टाइप का? दो टाइप का। कितने? दो टाइप का। कौन कौन सा? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है ये क्या होता है? यूनिवर्सल। ये क्या होता है आपका? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया? यूनिवर्सल। मतलब ये सभी जगह पाया जाएगा या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होगा। अब इसके जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसके जो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है मतलब मेटाबॉलिज्म का जो प्रोडक्ट हुआ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इसके जो फंक्शन होते हैं वो नोन होते हैं, मतलब इसके फंक्शन हमें पता होते हैं। इसके फंक्शंस आर नोन। फंक्शंस आर नोन मतलब इसके फंक्शंस हमें पता होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आप ले लीजिए। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट। अब ये जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट हैं, इनके फंक्शन हमें पता है, इसलिए, और ये यूनिवर्सल हैं, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, इसलिए इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला गया, इसलिए इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला गया। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं। ये किस में होगा? कुछ प्लांट्स में होंगे, ठीक, और फंगस में होगा, और सम माइक्रोब्स में होंगे। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये फाउंड इन सम प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सभी प्लांट्स में मिलेंगे, नहीं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन सम प्लांट्स, फंगस, some plants, fungus, and in microbes, found in some plants, fungus and in microbes। अब ये हमारे लिए, मतलब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनके फंक्शन अननोन होते हैं, इनके फंक्शन आर अननोन, इनके फंक्शंस हमें नहीं पता होते हैं, फंक्शंस आर अननोन। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, मतलब ह्यूमन वेलफेयर मतलब हमारे काम में आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे काम में आते हैं, जैसे रबर, गम, सेंट्स, इट्स एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, और ये सारी चीजें ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती हैं, ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती हैं। और इनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। एक तो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होंगे, और दूसरा इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो used in human welfare, ये हमारे ह्यूमन मतलब हमारे लिए यूज हो सकते हैं, यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसे आप लिख लीजिए, जैसे रबर, गम, यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसे रबर, गम और सैंड्स, रबर, गम, सैंड्स एंड इट्स एक्स्ट्रा। और भी बहुत सारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होती हैं, अब इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, यहां पे और बढ़ा लेंगे, जैसे ड्रग्स, दवाइयां, ड्रग्स, और पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंटेशन के लिए यूज होते हैं वो पिगमेंट्स, ये भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक। अब यहां पे लिखेंगे ऑल्सो, ये हमारे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी बेनिफिशियल होते हैं और ह्यूमन वेलफेयर में भी यूजफुल होते हैं, जैसे रबर, गम, सैंड, ड्रग्स, पिगमेंट्स, इट्सेट्रा। ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और ये आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन नोन होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन अननोन होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यूनिवर्सल होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यूनिवर्सल नहीं होता है, ये कुछ प्लांट्स में, फंगस में और कुछ माइक्रोब्स में पाया जाता है, ये नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट एक बार देख लेंगे।
ये पहले नोट करेंगे। अब कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, इनको देख लेंगे एक बार। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे सेंट्स वगैरह भी होते थे, सेंट्स, चिली, ये सारी चीजें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, बट वो सारी चीजें इन टेबल में नहीं है, लेकिन है वो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही। जैसे कुछ पिगमेंट हैं कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, कुछ पिगमेंट है कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, ये सारी चीजें पिगमेंट हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन पिगमेंट है। अब एल्केलॉइड कोडीन और मॉर्फिन, ये क्या है? एल्केलॉइड। ये जो मॉर्फिन होता है हमारा, ये सर्जरी में पेन किलर के काम आता है। सर्जरी जब होती है उसमें पेन किलर के काम क्या आता है? हमारा मॉर्फिन। एल्केलॉइड, कोडीन और मॉर्फिन सर्जरी में पेन किलर के काम आता है। ये जो टर्पिनॉइड है, ये टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, ठीक, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन, ये क्या है? टर्पिनॉइड। अब जो कैम्फर होता है वो डाइटर्पिन ही होता है, कैम्फर हमारा डाइटर्पिन ही होता है। कैम्फर क्या होता है? कपूर, वो डाइटर्पिन होता है। कुछ एसेंशियल ऑयल है, मतलब कुछ जरूरी ऑयल है, जो कौन से? लेमन ग्रास ऑयल, एसेंशियल ऑयल। कुछ टॉक्सिन है, टॉक्सिन चीजें जैसे एब्रिन और रिजिन, ये सारी चीजें क्या है? टॉक्सिन। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे दवा, कौन सी? विनब्लास्टिन। ये विनब्लास्टिन जो है, इसका यूज कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, क्या? विनब्लास्टिन। और दूसरा करक्यूमिन, क्या? करक्यूमिन। ये क्या है? करक्यूमिन क्या है? एक टर्मरिक का केमिकल होता है, केमिकल ऑफ टर्मरिक। करक्यूमिन क्या है? केमिकल ऑफ टर्मरिक। हल्दी का केमिकल होता है कौन? करक्यूमिन। और कैंसरस ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाएगा आपका? कौन सा ड्रग्स? विनब्लास्टिन। कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं, क्या? रबर, गम, मतलब रबर, गम, गोंद और सेलुलोज पॉलीमेरिक सब्सटेंस है, रबर, गम, सेलुलोज। ये जो सेलुलोज होता है ये पेपर बनाने के काम आता है, और कॉटन में भी सेलुलोज होता है। और जो पेपर जिसपे हम लोग लिखते हैं कॉपी, वो वाला पेपर भी सेलुलोज का बना होता है। पेपर और कॉटन किसका? सेलुलोज का। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे आप लोग इसको। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें अब इसके आगे चलती जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड। क्या? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है मतलब COOH, एक एसिडिक ग्रुप होता है मतलब COOH, और एक एमिनो ग्रुप होता है मतलब NH2, एक एसिडिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप, और सेम कार्बन पे। जब कोई डिफरेंट ग्रुप सेम कार्बन पे हो तो उसको बोलेंगे पहला कार्बन सेम कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो ये दोनों चीजें अल्फा कार्बन पे ही होंगी, मतलब सेम कार्बन पे, इसीलिए अमीनो एसिड को बोला जाता है अल्फा एमिनो एसिड, इसीलिए अमीनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड भी बोला जाता है। और ये अमीनो एसिड क्या होते हैं? हमारे बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से बने हुए, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से क्या होते हैं? बने होते हैं हमारे अमीनो एसिड, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन से हमारे अमीनो एसिड बने होते हैं। CH4 होगा, देखिए ये हमारा CH4 है, CHHHH,
CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं HHHH, इसके चारों H, 4 बॉन्ड बना लिया, चारों H हो गए इसके। कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की टोटल वैलेंसी मैक्सिमम 4। ठीक, होता क्या है, इसका एक हाइड्रोजन लगा रहता है और ये और 3 हाइड्रोजन, इन तीनों हाइड्रोजन की जगह एक आ जाएगा आपका एसिडिक ग्रुप मतलब COOH, एक एमिनो ग्रुप मतलब NH2 और दूसरा वेरिएबल ग्रुप, दूसरा ये वेरिएबल ग्रुप होता है। मतलब इस R की जगह H भी होगा, इस R की जगह सल्फर कंटेनिंग भी होगा, इस R की जगह CH2 भी हो सकता है, मतलब ये R वेरिएबल होता है। बाकी के ये तीनों क्या होते हैं आपके? फिक्स। ये C के अराउंड ये 3 फिक्स होते हैं और ये वाला चौथा वाला पोजीशन वेरिएबल होता है। ये जब चौथा वाला पोजीशन अगर वेरिएबल होगा तो इसी चौथे पोजीशन की वजह से हमारी कई सारी अमीनो एसिड होती हैं। इसी चौथे पोजीशन की वजह से हमारी कई सारी अमीनो एसिड होती हैं। ठीक, क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है, तो ये तीनों सब में सेम रहेगा। सब में डिफरेंट क्या होगा? आपका आर ग्रुप। डिफरेंट क्या होगा? आपका आर ग्रुप। इसीलिए इस आर ग्रुप की वजह से हमारे पास कई सारी अमीनो एसिड होंगी, क्योंकि आर ग्रुप क्या होता है? वेरिएबल। ये ऐसे समझाने के लिए लिखा था, लिखेंगे आप अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which containing an organic compound called amino acid, which containing an acidic group, मतलब COOH and an amino group। ये जो COOH है ये एसिडिक नेचर का होता है और ये अमीनो जो है मतलब NH2, ये अमीनो है जो NH2 ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर का। तो ये अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या कंटेन करेगा? एक एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप मतलब एमिनो ग्रुप मतलब NH2। ठीक, एक एसिडिक ग्रुप और एक NH2 ग्रुप। अब ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन, ये जो है ये COOH और NH2 ये सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन। और वो कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिखा गया? क्योंकि ये एमिनो एसिड क्या होते हैं? मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट। मतलब ये जो मीथेन था, ये मीथेन, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके इस तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। किससे? एमिनो ग्रुप से, एसिडिक ग्रुप से और आर ग्रुप से, मतलब एक आर वेरिएबल ग्रुप से, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट बोला गया। सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन मतलब अल्फा कार्बन, सेम कार्बन मतलब अल्फा कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसीलिए एमिनो एसिड को और क्या बोला जाता है? अल्फा एमिनो एसिड। hence also called alpha amino acid, hence also called alpha amino acid। ये क्या होते हैं? आपके मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब ये मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। और क्या लिखेंगे? दे कौन? एमिनो एसिड। दे आर सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब ये मीथेन की जगह पे बने होते हैं कौन, एमिनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये लिखेंगे। अब ये जो एमिनो एसिड हमारा था वो किसमें आता था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल में या बायो मैक्रोमोलिक्यूल, अमीनो एसिड हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल में आता था, और किसमें, या फिल्ट्रेट में, तो यहां पे लिख लेंगे ये क्या है आपका, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और ये किसमें आता था, कौन से पूल में, फिल्ट्रेट वाले में, किसमें, फिल्ट्रेट वाले में ये आता था, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल, या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एसिड सॉल्युबल पूल में हमारा एमिनो एसिड आता था, एसिड सॉल्युबल पूल। इसकी रेंज क्या होती थी एसिड सॉल्युबल पूल की, लेस देन 1000 डाल्टन, लेस देन 1000 डाल्टन। और ये जो एमिनो एसिड हमारा होता है ये प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जैसे कई सारे ईंट जोड़ के एक बिल्डिंग बनता है, तो कई सारे ईंट के ब्लॉक को जोड़ के एक बिल्डिंग बनता है, वैसे ही कई सारे एमिनो एसिड को जोड़ के क्या बनता है, प्रोटीन। तो ये एमिनो एसिड क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड क्या होता है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड मोनोमर है और प्रोटीन पॉलीमर है, मोनोमर और ये प्रोटीन पॉलीमर, ये लिख लेंगे। अब जैसा कि अभी बताया था हमने कि मीथेन का ये सब्स्टिट्यूटेड होता है, ये मीथेन का सब्स्टिट्यूटेड होता है। एक बार और देखेंगे, CH ये क्या है आपका, मीथेन, ये क्या है, मीथेन मतलब CH4, ये क्या है, मीथेन मतलब CH4। इसके ये तीनों H को हटा के, इन तीनों H को जब हटाया गया, मतलब -3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया और क्या जोड़ दिया गया, 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया और क्या जोड़ा गया, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप मतलब COOH और एक वेरिएबल R ग्रुप। और ये कौन सा कार्बन है आपका, अल्फा कार्बन। इसके बगल वाली कोई कार्बन होती तो ये अल्फा और वो बीटा हो जाती, ये कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा। यहां पे एक वेरिएबल R ग्रुप लग गया, इधर एसिडिक ग्रुप COOH, इधर बेसिक ग्रुप अमीनो ग्रुप, और ये H ही रहा, इसकी जगह वेरिएबल R ग्रुप, इसकी जगह एमिनो, और इस H की जगह एसिडिक ग्रुप। अब ये जो R होता है ये आपका क्या होता है, वेरिएबल, ये जो R होता है ये वेरिएबल होता है, ये R ग्रुप वेरिएबल होता है, बाकी ये सारी चीजें फिक्स रहती हैं। ये क्या है, अल्फा कार्बन पे दोनों ग्रुप हैं, एमिनो और एसिडिक ग्रुप, इसीलिए इसको बोला गया अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, क्या है ये आपके सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, मतलब ये मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से ही बने हैं, कौन, अल्फा एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में ये तीनों चीजें तो सेम रहेंगी, तो
कई सारे अमीनो एसिड है, मतलब डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड है, तो उनका बेसिस क्या है? ये वेरिएबल आर ग्रुप। यहां पे लिख लेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड मतलब कई सारे अमीनो एसिड का बेसिस क्या है? कई सारे अमीनो एसिड कैसे हुए जब इनके ये तीनों फिक्स हैं? तो उसका एक आर वेरिएबल ग्रुप है, उसकी वजह से अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के हो गए। मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड क्या होगा आपका? वेरिएबल आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबल है, इसकी वजह से क्या है? डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हमें मिलेंगे। अब डिफरेंट टाइप के मतलब कितने अमीनो एसिड? तो टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाएंगे। कितने? 20 टाइप्स के। कितने? 20 टाइप्स। अगर ये 20 टाइप्स के हैं अमीनो एसिड, तो ये आर भी 20 टाइप्स का होगा। अगर ये अमीनो एसिड 20 टाइप्स के हैं तो ये आर भी 20 टाइप्स का होगा। अब एमिनो एसिड से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड से क्या बनता है आपका? प्रोटीन, क्योंकि एमिनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। एमिनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो जो एमिनो एसिड होगा वो 20 टाइप के जितने जो 20 टाइप के एमिनो एसिड होंगे वही क्या बनाएंगे? आपके सारे के सारे प्रोटीन। जितने प्रोटीन आप देखेंगे वो सभी केवल और केवल 20 टाइप के अमीनो एसिड से बने हैं। यहां पे लिख लेंगे 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। ए मतलब एमिनो एसिड। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड फॉर्म ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब ये जो 20 टाइप के एमिनो एसिड हैं यही सारे के सारे प्रोटीन को बनाएंगे। यही 20 टाइप के एमिनो एसिड सारे के सारे प्रोटीन को बनाएंगे। अब देखेंगे वो जो आर वेरिएबल ग्रुप था उसकी जगह पे कोई चीज रख के देखेंगे, फिर वो देखेंगे कौन सा एमिनो एसिड बना। देखेंगे सी, यहां पे आर था, आर की जगह पे हमने रख दिया एच, और ये एच पहले से था, ये COOH था पहले से, ये यहां NH2 पहले से था। यहां पे आर की जगह क्या रख दिया? एच को, हाइड्रोजन को। अब ये क्या बन गया आपका? ग्लाइसिन। इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है? एमिनो एसिड। और ये जो है ग्लाइसिन ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन है आपका? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में उस आर वेरिएबल ग्रुप की जगह H होता है, हाइड्रोजन। ग्लाइसिन में उस आर की जगह H होता है और ये ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। ये देखेंगे एक बार। अब उस R की जगह अगर हम लोग CH3 रख दें तो वो क्या बन जाएगा? आपका एलेनिन। यहां R की जगह हम लोग क्या रख दें? CH3, COOH NH2 और ये हाइड्रोजन। ये तीनों तो सेम रहेंगे, लेकिन यहां पे R की जगह हाइड्रोजन तो ग्लाइसिन, R की जगह CH3 तो ये एलेनिन। क्या? एलेनिन। ये भी एक टाइप का एमिनो एसिड है, ग्लाइसिन एलेनिन। R की जगह CH3 तो एलेनिन, अब अगर R की जगह CH2OH रख दें, R की जगह CH2OH रख दें, OH अल्कोहल ग्रुप होता है, तो R की जगह अगर CH2OH रख देंगे
तो वो कौन सा एमिनो एसिड बन जाएगा आपका? सेरीन। यहां पे R की जगह CH2OH, R की जगह CH2OH, इधर NH2, इधर COOH और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन। अब ये अल्कोहल ग्रुप आ गया, R की जगह एक अल्कोहल ग्रुप। अब ये कौन सा एमिनो एसिड बन गया आपका? सेरीन। कौन सा? सेरीन। कौन सा एमिनो एसिड आपका बन गया? सेरीन। अगर R की जगह हाइड्रोजन रख देंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइसिन, जो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है। अगर R की जगह CH3 रख दिया गया तो वह आपका एलेनिन। अगर R की जगह CH2OH रख दिया गया तो वह आपका सेरीन। ये 3 टाइप का एमिनो एसिड देख लेंगे। अब अगर R की जगह कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए, इस R की जगह यहां पे इस चौथे वैलेंसी पे, इसकी 4 वैलेंसी में से 3 तो कांस्टेंट है, चौथे वैलेंसी पर अगर कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए तो वो हो जाएगा आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड। यहां पे लिखेंगे इफ R इज इक्वल टू एरोमेटिक रिंग। अगर कोई रिंग आ जाए, एरोमेटिक रिंग R की जगह, मतलब उस चौथे वेरिएबल पोजीशन पे कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए, देन उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। कौन कौन से? 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड हमारे होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। कौन कौन से लिख लेंगे एक बार? ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन और फिनाइल एलानिन। अगर R की जगह एरोमेटिक रिंग आ जाए तो वो कौन सा एमिनो एसिड बन जाएगा हमारा? एरोमेटिक एमिनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, ये क्या है? इनमें तीनों में R की जगह क्या होता है? एरोमेटिक रिंग होता है, इसीलिए ये तीनों हमारे एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। अगर R की जगह कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप आ गया, लिखेंगे यहां पे इफ R is equal to sulfur containing ग्रुप। अगर R की जगह सल्फर कंटेनिंग ग्रुप आ गया तो R की जगह सल्फर कंटेनिंग ग्रुप आ गया, ठीक। अगर R की जगह तो जो एमिनो एसिड होंगे वो 2 होंगे, एक तो आपका सिस्टीन और दूसरा मिथियोनिन। R की जगह सल्फर कंटेनिंग ग्रुप अगर आ गया तो वो कितने होंगे? 2 एमिनो एसिड ऐसे होंगे, सिस्टीन और मिथियोनिन। कौन कौन से? सिस्टीन और मेथियोनिन। कौन कौन से? सिस्टीन और मेथियोनिन। इनमें क्या होता है? R की जगह कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है। अब ये जो एमिनो एसिड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ये किस पे डिपेंड करती हैं? हमारे हमारे R मतलब जो वेरिएबल ग्रुप है उस पे, एमिनो ग्रुप पे मतलब NH2 पे, और एसिडिक ग्रुप पे मतलब COOH पे। इस पे क्या डिपेंड करेंगी? एमिनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? आयोनिक नेचर होता है। आयोनिक नेचर। यहां पे लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड आर ड्यू टू, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एमिनो एसिड की वो किसके कारण होती हैं, NH2 ग्रुप के कारण और COOH मतलब एसिडिक ग्रुप के कारण। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एमिनो एसिड की NH2 ग्रुप के कारण, एसिडिक ग्रुप के कारण, और जो फंक्शनल R ग्रुप होता है मतलब वेरिएबल जो R ग्रुप होता है और वेरिएबल R ग्रुप, वेरिएबल R ग्रुप। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड आर ड्यू टू NH2 COOH और वेरिएबल R ग्रुप, वेरिएबल R ग्रुप। क्यों, इसी की वजह से क्यों, क्योंकि इनका नेचर जो होता है वो आयोनाइजेशन नेचर होता है। किसका, इन दोनों का, NH2 और COOH का जो नेचर होता है वो आयोनाइजेशन नेचर होता है। बिकॉज आयोनाइजेशन नेचर, इसीलिए इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो NH2 COOH एंड वेरिएबल R ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। ये देख लेंगे एक बार। अब हमारे जो एमिनो एसिड होंगे वो उसमें अगर एमीन ग्रुप ज्यादा होगा मतलब NH2 अगर ज्यादा हो गया तो वो बेसिक एमिनो एसिड हो गया, क्योंकि NH2 बेसिक ग्रुप होता है, बेसिक इन नेचर। अगर उसमें एमीन ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक एमिनो एसिड, अगर उसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो वो एसिडिक एमिनो एसिड, और अगर उसमें कुछ नहीं है मतलब दोनों इक्वल हैं तो वो न्यूट्रल एमिनो एसिड। तो इस बेसिस पे मतलब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप एमिनो एसिड based on number of COOH and NH2, based on number of COOH and NH2। कितने टाइप के, 3 टाइप के, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड, अब इसमें क्या होगा, न्यूट्रल होगा मतलब COOH और NH2 इनके नंबर जो होंगे वो इक्वल होंगे। एसिडिक एमिनो एसिड में क्या होगा, एसिडिक पार्ट का नंबर ज्यादा होगा मतलब COOH ज्यादा होगा, किससे, इसका नंबर ज्यादा होगा एमीन ग्रुप से। और बेसिक में क्या होगा, एमीन ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, किससे, एसिडिक पार्ट से, अब न्यूट्रल एमिनो एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। कौन से न्यूट्रल एमिनो एसिड हमारे 3 होते हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन, ये क्या हो गया हमारे न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब और भी होते हैं लेकिन यही 3 अभी देखिए, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, इट्स एक्स्ट्रा, ये सारे न्यूट्रल एमिनो एसिड होते हैं। मतलब इसमें इन एसिडिक पार्ट का और बेसिक पार्ट का नंबर सेम होता है।
अब एसिडिक अमीनो एसिड में मतलब जिसमें एसिडिक पार्ट ज्यादा होता है और बेसिक पार्ट कम होता है, इसमें दो लिख लेंगे, एक ग्लूटामिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। इसमें तो नाम में ही एसिड लगा है, मतलब इसमें एसिडिक पार्ट ज्यादा होगा, इसीलिए ये एसिडिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड आपके कौन कौन से हो सकते हैं? लाइसिन, आर्जिनिन। कौन कौन से? लाइसिन, आर्जिनिन। बेसिक अमीनो एसिड में बेसिक पार्ट ज्यादा होगा, एसिडिक पार्ट आपका कम होगा। यहां पे लिख लेंगे लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। ये आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड और ये बेसिक अमीनो एसिड। ये लिख लेंगे एक बार। अब यहां पे मतलब ये देखा जाएगा कि कौन सा एमिनो एसिड एसेंशियल है और कौन सा एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल है। इसके पॉइंट से मतलब कौन सा एमिनो एसिड एसेंशियल है और कौन सा एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एमिनो एसिड हमारे दो टाइप्स के, एक एसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब अगर जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म्ड होगा वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि उसको हम वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में फॉर्म्ड हो रहा है, इसीलिए हम उसको डाइट में नहीं लेंगे। जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं होगा वो एसेंशियल हो जाएगा, क्योंकि उसको डाइट में लेना पड़ेगा, वो डाइट में लेना पड़ेगा, क्योंकि एमिनो एसिड आएगा तभी प्रोटीन बनेगी, तभी हमारी आगे की मशीनरी काम करेगी। तो यहां पे लिखेंगे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एमिनो एसिड कितने टाइप के? दो टाइप के। कितने? दो टाइप के। बेसिक्स किस बेसिस पे? फॉर्म्ड इन आवर बॉडी और नॉट, फॉर्म्ड इन आवर और बॉडी और नॉट। मतलब हमारी बॉडी में अगर बन रहा है तो वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा और नहीं बन रहा है तो वो एसेंशियल हो जाएगा। कौन कौन सा? एक तो नॉन एसेंशियल और दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड। एक नॉन एसेंशियल और दूसरा एसेंशियल। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी फॉर्म्ड होते हैं, इसीलिए ये बाहर से लेने नहीं होते हैं। फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। अब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में फॉर्म्ड नहीं होते हैं, नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, नॉट फॉर्म इन आवर बॉडी। इसीलिए इसको हम लोग डाइट में लेते हैं, टेक इन फॉर्म ऑफ डाइट, टेक इन फॉर्म ऑफ डाइट। इसीलिए इसको हम लोग डाइट में लेते हैं। नॉट टेक इन डाइट।
हम लोग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को डाइट में नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बनता है, और एसेंशियल अमीनो एसिड को हम लोग डाइट में लेते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं बनता है। अब कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम हम लोग देखेंगे, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड के हम लोग नाम देखेंगे, इसको लिख लेंगे इसके बाद। एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड। यहां पे एक ट्रिक होगी, क्या लिखेंगे? ट्राई क्या? ट्राई दिस VIP मॉल, ट्राई दिस VIP मॉल, ट्राई दिस VIP मॉल। मतलब एक VIP मॉल है, वहां पे चलते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई? ट्रिक, ट्राई दिस VIP मॉल। ये जो इससे जो एमिनो एसिड है वो क्या होंगे? एसेंशियल एमिनो एसिड। क्या होंगे? एसेंशियल एमिनो एसिड। देखेंगे ये जो ट्राई है इससे क्या बनेगा आपका? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। इस ट्राई से ट्रिप्टोफैन, ये ट्राई TRY। इस टी से थ्रियोनिन, इस टी से क्या बनेगा आपका? थ्रियोनिन। क्या? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। इस H से हिस्टिडीन, क्या? हिस्टिडीन। ये जो HIS है इससे क्या बनेगा आपका? हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। ट्राई से ट्रिप्टोफैन, टी से थ्रियोनिन, HIS मतलब हिस से ये हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। V से वैलिन, I से आइसोल्यूशन, V से, इस V से क्या बनेगा? वैलिन। इस I से क्या बनेगा? I से आइसोल्यूसिन, I से क्या बनेगा आपका? आइसोल्यूसिन। इस V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन, V से वैलिन, I से आइसोल्यूसिन। P से फिनाइलएलेनिन, P से फिनाइलएलेनिन, P से फिनाइल एलेनिन, P से क्या बनेगा आपको? फिनाइल एलेनिन, P से फिनाइल एलेनिन। M से बनेगा मेथियोनिन, M से मेथियोनिन और आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। M से क्या बनेगा आपका? मेथियोनिन, M से मेथियोनिन। A से आर्जिनिन, A से आर्जिनिन। L से लाइसिन, L से लाइसिन और एक L से ल्यूसीन। इससे क्या बनेगा? ल्यूसीन। इससे क्या बनेगा? ल्यूसीन। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे जो 10 अमीनो एसिड है, ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब इनको हम डाइट में लेते हैं। इन अमीनो एसिड को हम किस में लेते हैं? डाइट में लेंगे। ट्राई दिस VIP मॉल, ट्राई से ट्रिप्टोफैन, दिस का T से थ्रियोनिन और दिस का हिस से हिस्टिडीन। VIP, V से वैलिन, I से आइसोल्यूशन,
P से फिनाइलएलेनिन, M से मेथियोनिन, A से आर्जिनिन, L से लाइसिन और एक L से ल्यूसीन। ये हम 10 एमिनो एसिड क्या होते हैं हमारे, मतलब हमको डाइट में लेने होते हैं, इसीलिए ये एसेंशियल हो जाते हैं हमारे लिए। अब एक छोटा सा पार्ट इसमें बचता है, इसका आयोनिक नेचर। एक होता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। ज्विटर आयन लिखेंगे यहां पे, आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल नेचर, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH। ये जो NH2 और COOH होते हैं, ये ग्रुप क्या होते हैं, आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। ये ग्रुप क्या होते हैं, आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं। अगर ये आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, इसीलिए अमीनो एसिड डिफरेंट पीएच में डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए डिफरेंट पीएच में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। सेम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट पीएच में, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप का नेचर कैसा होता है, आयोनाइजेबल, मतलब ये आयंस में चेंज हो सकते हैं। आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH, सो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड different in different pH. So structure of amino acid is different in different pH, अब ये डिफरेंट pH में, मतलब अगर H+ अगर एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब उसमें H+ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब उसका pH कम होगा। H+ कंसंट्रेशन और pH ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब ये H+ है अगर, तो इसका इनवर्सली इसका उल्टा होता है आपका pH। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वो कंटेनर में एसिडिक पार्ट ज्यादा है, तो उसका pH कम होगा। ठीक, अगर pH डिफरेंट है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा एमिनो एसिड का वो भी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH2 और COOH ग्रुप का नेचर कैसा होता है आपका, आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। सो स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड इज डिफरेंट इन डिफरेंट pH। जैसे देखेंगे, ये कोई वेरिएबल R ग्रुप है, ये H, ये COO माइनस, ये NH3 प्लस, ये एक कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक, इसने क्या किया, H+ को इसने जब डोनेट किया, इसने, ये एसिडिक होता है, COOH एसिडिक होता है, सो इसीलिए ये अपने H+ को डोनेट कर सकता है। H+ डोनर क्या होंगे, एसिडिक, तो इसने H+ को डोनर किया। तो जब COOH है, इसमें से जब आप एक H+ निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका, COO माइनस और H+। अब ये H+ किसके पास गया, इस NH3, इस NH2 पार्ट के पास, NH2 अमीनो ग्रुप के पास। ये बेसिक होता है, मतलब ये H+ एक्सेप्टर होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये एसिडिक होता है, मतलब ये प्रोटॉन डोनर। तो इसने डोनेट किया और एक्सेप्ट किसने कर लिया, इसके बगल वाले अमीनो ग्रुप ने। अगर इसने एक्सेप्ट किया एक H+ को, तो ये क्या बन गया, NH3 पॉजिटिव चार्ज, NH3 प्लस, तो ये क्या बन गया, NH3 प्लस। इसी को बोलते हैं हम लोग ज्विटर आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन।
ज्विटर आयन या बाइपोलर आयन, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन, डाइपोलर आयन, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन। अब ये तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन था, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन था। ज्विटर आयन या डाइपोलर, डाइपोलर क्यों बोला गया? क्योंकि एक और एक दो चार्ज की वजह से पोलैरिटी है, इसीलिए डाइपोलर आयन। किसी के ऊपर अगर चार्ज आ गया तो वो पोलर हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, इसीलिए डाइपोलर आयन। अगर उसके ऊपर चार्ज आ गया तो वो आयन में चेंज हो गया। अब अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब H+ ज्यादा होंगे। अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है मतलब H+ ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में। लिखेंगे यहां पे, देखेंगे CR ग्रुप वेरिएबल वाला H, ठीक। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक कंटेनर है ये, मतलब इसमें H+ मोर, सो pH लेस, क्योंकि H+ और pH एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। H+ अगर ज्यादा है मतलब ये एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन। H+ कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है मतलब ये कैसा है? आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इसमें H+, हर जगह H+ ऐसे ही भरे होंगे, पूरे कंटेनर में आपके H+ रखे होंगे, ठीक। अब उस H+ को ये एमीन ग्रुप जो NH2 होता है वो उस H+ को ले लेगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? NH3+, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा, COOH वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेस जो होगा वो H+ को एक्सेप्ट करके आयन बना लेगा, ठीक। ये क्या हो गया? एसिडिक सॉल्यूशन में ये हो गया न्यूट्रल सॉल्यूशन में ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन बना। अब बेसिक सॉल्यूशन में देखेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन में मतलब उसमें H+ कम होंगे। यहां पे ये क्या है आपका? बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में H+ लेस, अगर H+ लेस है तो pH आपका मोर होगा। H+ लेस है तो pH क्या होगा? मोर होगा। अगर H+ कम है तो pH ज्यादा होगा, किसमें? बेसिक सॉल्यूशन में। अब अगर H+ लेस है तो ये जो सॉल्यूशन है वो इसके, ये जो सॉल्यूशन है वो इसके H+ को ले लेगा, वो इसके H+ को ले लेगा, क्योंकि ये एसिड होता है जो वो डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को। तो ये जो सॉल्यूशन है वो इसके H+ को ले लेगा, और ये जो बेसिक ग्रुप है वो सॉल्यूशन से H+ नहीं ले पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में ऑलरेडी H+ कम है। इसलिए यहां पे लिखेंगे, यहां पे C, ये R वेरिएबल ग्रुप, ये H, ये जो COOH है एसिडिक ग्रुप, इससे H+ कौन ले लेगा? बेसिक सॉल्यूशन वाला। तो यहां पे क्या बचेगा आपका? COO- और ये एमीन ग्रुप वैसा का वैसा ही रहेगा। बेसिक सॉल्यूशन में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और ज्विटर आयन मतलब ये किसमें, ज्विटर आयन किसमें फॉर्म होगा आपका? न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ये देखेंगे एक बार, यहां पे हमारा एमिनो एसिड का पार्ट खत्म होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन
और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एमिनो एसिड खत्म होता है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।